अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की नई और शदीद लहर उस वक्त देखी गई जब अस्करियत पसंद ग्रुप बलोच लिब्रेशन आर्मी यानी BLA ने एक ही दिन में मूसा खेल, मस्तोंग, बोलान और कल्लात में मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद को कत्ल कर दिया। नामालूम मुसल्लह अफराद ने मस्तोंग, कल्लात, पसनी और सतंसर में लीवीज़ और पुलिस थानों पर हमले किए। बसों से मुसाफिरों को उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उन्हें कत्ल कर दिया गया। सिब्बी, पंजगोर, मस्तोंग, तुरबत, बेला और कोयटा में धमाकों और दस्ती बम हमलों की भी इत्तलात मौसूल हुई। मस्तोंग के बाईपास इलाके के करीब पाकिस्तान और ईरान को मिलाने वाला जो रेलवे ट्रैक है उसको भी धमाके से उड़ा दिया गया, जबकि फिर जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी कार्रवाइयाँ की और 21 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इसके बाद जी आ जाता है बलूचिस्तान इशू हुकूमत की प्रायोरिटी पर, और कोयटा में एपेक्स कमेटी का एक इजलास होता है जिसमें शहबाज शरीफ इस आज़म का इजहार करते हैं कि दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और बलूचिस्तान से उनका सफाया करेंगे। 20 अरब रुपए इस काम के लिए मुख्तस भी कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि जो बंदूक उठाएगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। मगर इसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट भी सामने आता है जिसकी अक्कासी करते हैं शबली फराज साहब, जब सेनेट में वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा और सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। तो बलूचिस्तान इशू है क्या, मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्यों आज तक वहाँ अमन कायम नहीं हो सका, और माजी में या आज इस इशू को हल करने के लिए जो अप्रोच ली जाती रही है क्या वो ठीक है, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुस साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, जो वाक़यात अभी रिसेंटली हुए हैं बलूचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक है और समझ यही आता है कि ताकत के अलावा यहाँ पर कोई और हल नहीं है, मगर क्या आप समझते हैं कि मिलिट्राइजेशन के साथ साथ या उसके अलावा सियासी हल भी वक्त की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये देखते हैं रामीन के BLA ने ये कबूल किया कि ये सारे वाक़यात उन्होंने किए हैं, एक ही दिन में इतने सारे वाक़यात। अब ये कि पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं कि डॉक्टर अल्लाह नज़र कौन है, क्योंकि वो इस BLA को हेड कर रहे हैं। कुछ गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं, कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं कि ये BLA के लोग हैं, ये आते हैं फिर पहाड़ों पे चले जाते हैं। किधर से पहाड़ यार, ये तो बलूचिस्तान के जुनूब में, ये तो मकरान का इलाका, साहिली इलाका, इधर से किधर से पहाड़ आ गए। डॉक्टर अल्लाह नज़र हैं तो वहाँ पे डॉक्टर ताज रईसानी भी है और डॉक्टर मुनीर रईसानी भी हैं। उसी बलूचिस्तान में हमें अयूब बलोच भी नज़र आए, फ़कीर बलोच भी नज़र आए, ये वो लोग हैं, अताशाद नज़र आए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि ब्यूरोक्रेसी संभाली, जिन्होंने बलूचिस्तान को बनाने में और आगे ले जाने में मदद दी। क्यों डॉक्टर अल्लाह नज़र ने ये किया? पहली बात, पहला सवाल मेरा ये था। दूसरा ये था, जब मैंने आपने ये बताया ना कि एक ही दिन में लगातार एक तरह के वाक़यात, और फिर उसके बाद मैं पढ़ता हूँ जो BLA से स्टेटमेंट आई है वो जी 35 साल गुजारे हैं इन हरफों को देखते हुए, इन लफ्ज़ों को समझते हुए और कॉमा सेमीकोलन के जो है ना मामलात वो देखते हुए, वो इतनी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी लिखी हुई है उसमें। मैं हैरान हूँ ये कौन है बलूचिस्तान में जो अंग्रेज़ी का सूरत हाल है, वो मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि क्या लेवल है। मुझे लगता है कि ये प्लानिंग भी बड़े लेवल पे की गई। अभी फ़िलहाल उस दिन की बात कर रहे हैं, ये जो यानी बुख्ती साहब की शहादत के दिन के यानी वक्त ये सारा कुछ हुआ ना, 26 अगस्त। प्लानिंग भी बड़े लेवल की थी और एग्जीक्यूशन भी बड़े यानी लेवल की थी। ये यूं समझिए, मैं इसको कहूँगा ये बलूचिस्तान का 9/11 था। और उसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर मैं अभी थोड़ा सा यानी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम एक्सपर्ट से जो बलूचिस्तान के बारे में जब बात करते हैं तो यूं करते हैं जिस तरह बलूचिस्तान के मसाइल का सिर्फ उनको पता है। देखिए, हमारी आवाम जो देख रही है ना टेलीविज़न चैनल ख़ास तौर पे, या पढ़ रही है अखबारों में, उनको आप गुमराह मत कीजिए, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला जो है ना, मेरा नहीं ख्याल के कुछ 4-5 लोगों के अलावा कोई ये कह सकता है कि उसको सारे एंगल्स का पता है। मैं उनमें शामिल हूँ जो ये कह रहा है कि मुझे पूरा नहीं पता, कुछ हिस्सों का पता है, कुछ चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ों का पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने BLA का बता दिया। जानने की ज़रूरत सबसे पहले ये है कि ये BLA कैसे बनी, किसने बनाई, ये डॉक्टर अल्लाह नज़र कौन है,
ये क्यों ताज रईसानी की तरह और मुनीर रईसानी की तरह इसने प्रैक्टिस नहीं की, या ये कौन सा डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर है, इसने कहाँ तालीम हासिल की, और वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा एंगल इसमें जो नजर आता है ना वो ये जी महरंग बलोच किधर गई जी, महरंग बलोच ये करे, ओ बाबा महरंग बलोच का मामला ही टोटली अलहदा है जी। वो उन मिसिंग पर्सन्स की बात कर रही है, और जब से ये बेला में वाकया पेश आया है तो महरंग बलोच जो है वो थोड़ा सा पीछे हो गई है, वो उनकी पोजीशन ही नहीं है, और उनकी क्या हैसियत बनती है कि वो इसको करें कि जी नहीं जी उनको करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये सारी बातें हैं, आप अपने आप से जो है ना वो जिम्मेदारी आप उतार रहे हैं, और आपकी कोशिश ये है कि फौरी तौर पे कुछ हो। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी कि ये जो 48th कॉमन है ना, आई होप कि कॉमन का सबको पता है कि इसका मतलब क्या है, कि इनके सारे अफसरान जो है ना वो बलूचिस्तान में पोस्ट कर रहे हैं। ये जो स्टॉप गैप किस्म की है ना, ओमनी बस किस्म के जो मामलात हैं, क्विकली बताऊंगा कि कॉमन का मतलब यह है कि जब CSS आदमी करता है, एकेडमी में जाता है, तो उस साल को, यानी उस साल जो 48 था, इसका मतलब है कि जब से कॉमन सिस्टम शुरू हुआ है तो 48th कॉमन है। अब ये लोग जब जाएंगे वहां पे, जब ये लोग जाएंगे वहां पे, पुलिस में होंगे, कस्टम में होंगे, ज्यादातर जो है वो DC AC लेवल पे ये सारे लोग काम करेंगे। इनको क्या पता लगेगा कि वहां का कल्चर क्या है? वहां पे ब्राह्वी हैं, वहां पे बलोच हैं, वहां पे पश्तून हैं, वहां पे हजारे हैं, वहां पे पंजाबी हैं, वहां पे जो हिंदुस्तान से आए हुए सेटलर्स हैं। और उसमें अगर आप इनकी पंजगूर का जिस तरह आपने जिक्र किया, तुर्बत का जिक्र किया, नोशकी का जिक्र किया, ये इन जगहों पे इनके सारे इलाकाई सिस्टम समझने, 5-5, 6-6 ज़बानें तो आती हैं। यानी सरवर जावेद को जो वहां पे DC था, वो इसलिए कि आप ब्रावी से आप, यानी उसको सिर्फ ब्रावी आती है, जो बलोच है उसको बलोची आती है। लेकिन ये ऐसा इकदाम है, इससे कम से कम एक चीज का अजाला होगा कि वो लोग जो बलोचिस्तान जाना ही नहीं चाहते, ब्यूरोक्रेसी का भी तो मसला है ना, वो लोग वो कहते हैं जी बलोचिस्तान में सिफारिशें लड़ाते हैं और बलोचिस्तान, वो मसला जो है वो इसमें इप्सो फैक्टो हलाल हो जाएगा। अब ये है कि अगर अब आपने अब हल की बात की है, यानी क्विकली मैं 4-5 बातें उसके बारे में भी कर लेते हैं। सबसे पहले यह है कि मसला क्या है? मसला एहसास महरूमी का है। हमें हमारे राइट्स नहीं दिए गए, पंजाब खा गया। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये फीलिंग है, और हर बलोची बलोचिस्तान में रहने वाले में है कि बलोचिस्तान। दूसरा मसला, बलोचिस्तान सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है कि नहीं है? ये फैक्चुअली करेक्ट बात है कि वो अंडर डेवलप्ड है। तीसरा ये है कि वहां पे ऐसे नहीं है कि जिस तरह पंजाब में है या सिंध में है, वहां का जो कल्चरल सेटअप है उसमें बलोच, पश्तून, ब्राह्वी, हजारा, पंजाबी, ये सारे लोग जो हैं 6-6, 7-7 ज़बानें इनको आती हैं, ये मिल के रहते हैं, लेकिन इनके कल्चरल हैंगअप्स हैं। इनके कल्चरल आपको समझना पड़ता है कि ये कहां से बात कर रहा है और किस तरीके से बात कर रहा है और उनसे किस तरीके पे रिस्पॉन्ड करना है। तीसरा ये है कि कुछ तारीखी वाकयात हैं, मसलन आप कैसे ये भूल सकते हैं कि वहां पे फौजी ऑपरेशंस हुए, वो हुए। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि वो जाम और वो जमालीज और वो जो बुकटी साहब थे जो कि हुकूमत के साथ होते थे, इलेक्शन लड़ते थे, हिसाब किताब, आपने उनको कत्ल कर दिया, यानी बुकटी साहब को। अब कौन रह गया है बीच में जो कि कॉन्डुएट का काम करेगा, जो बीच में आगे करेगा? उस सिलसिले में गुजारिश करूंगा कि अभी भी कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं, मसलन डॉक्टर मालिक मौजूद हैं, अख्तर बेंगल साहब मौजूद हैं, इनसे बात कीजिए, ये कंडुएट बने, ये बीच में आए और मसाइल को जरा गौर से देखने की कोशिश करें। फिर आता है जी इल्जामात, ये फलां स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, ये फलां स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। इल्जामात का जवाब इल्जामात से नहीं देते, कोशिश करते हैं देखने की कि कहीं हमारे अपनों में तो कोई ऐसे नहीं है जो बीच में इन्वॉल्व है। तो उसमें ये नहीं करना कि जी एकदम से गला काट दिया और यानी सर का दर्द भी चला गया और गला भी चला गया। ब्यूरोक्रेसी के बारे में खास तौर पे जानने की बड़ी सख्त जरूरत है कि एक फीलिंग वहां से आ रही है कि वहां पे जो DC, AC और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं वहां पे, वो शायद किसी वजह से बेचैन हैं, वो शायद किसी वजह से किसी महरूमी का शिकार हैं और भटक रहे हैं, जिसका कि मैंने बताया कि वो 48th कॉमन पूरा चला जाएगा वगैरह वगैरह। उनसे बात करने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि ओवरऑल अगर आपने देखना है तो आपने सिर्फ ये देख लीजिए कि जनरल जियाउल हक नाम के हमारे सदर आए थे, जो चीफ भी थे आर्मी के, उनके ज़माने में जो हालात बने और फिर अफगानी यहाँ पे आए, मुझे अच्छी तरह से याद है 1980 में जब मैं था कोयटा में,
उस वक्त से लेके अब जब मैं जाता हूं वहां पे तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये बात कर रहा हूं कैपिटल सिटी की। अब कितने अफगानी हैं जहां जो कि इस वक्त वहां कारोबार में हैं, वो चाय की चैनक से लेके बड़े बड़े आपकी जो क्लॉथ मार्केट्स हैं वो इन लोगों ने ले ली हैं। राव खालिद साहब, जो हथियार उठाए ज़ाहिर है मासूम सिविलियंस को कत्ल करें, उनके खिलाफ ज़रूर ताकत का इस्तेमाल, लेकिन साथ साथ आपको लगता है कि फ्री इलेक्शंस का होना, फिर सरदारों के बजाय मिडिल क्लास और नौजवानों को इंगेज करना जिनकी अब ग्रीवेंसेस बढ़ती जा रही हैं, क्या मार्जिन्स पर ये चीज़ें करना भी ज़रूरी हैं? और क्या ये अप्रोच आपको हुकूमत लेती हुई नज़र आ रही है आगे आने वाले दिनों में? अगर हम यानी बलूचिस्तान का आगाज़ से देखें इस मसले का, तो खानफ कलात से ये शुरू होता है और वो मुतालबा यही था कि हमें ख़ुद मुख्तारी दी जाए। बिल्कुल, एक इंडिपेंडेंस नहीं लेकिन ख़ुद मुख्तारी जो आइन 73 में आपने दी भी जी। लेकिन फिर उस पर उस तरह से अमल नहीं हुआ। भुट्टो साहब ने भी ऑपरेशन करा दिया वहाँ पे। तो बात ही वहाँ से शुरू होती है और वहीं पे आके ख़त्म होती है। रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ के हैं या रहे हैं या थे या होंगे, वो उस तरह से कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाए और उस तरह से उनको इख्तियारात भी नहीं मिले। 50 से आप वहाँ पे कोई ना कोई 2, 4, 10 साल बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। जनरल ज़िया का कहा नजम साहब ने, वो एक दौर था आपका जिसमें थोड़ा सा आपने बेहतर किया, क्योंकि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को जो भी डिप्राइव्ड थे या भागे हुए थे या सबको इकट्ठा करके बिठाया और बात की। उसके बाद जरदारी साहब ने ये काम आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के नाम पे $100 बिलियन का पैकेज दिया और चीज़ें ठीक की। लेकिन मसला ये हुआ है कि थ्रू आउट हम जब ये सारे करते गए, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो जो हम दूसरों की जंगें लड़ने में मसरूफ़ रहे, उसमें हमारे बहुत से डायनामिक्स, इंटरनल डायनामिक्स बहुत चेंज हुए। ये जिसमें टेररिज्म का जो एक अफरियत है वो उसमें से बरामद हुआ, मंशियात असला वगैरह अपनी जगह पे, लेकिन उसमें टेररिज्म का जो अफरियत निकला है जी, उसको हमने सिर्फ अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या रूस के कॉन्टेक्स्ट में 80s में और लेटली 9/11 के बाद उसमें देखा, जबकि ये एक तरह से पूरी तरह एक बिजनेस है। इसमें असला भी है, पैसा भी है, स्मगलिंग भी है, सब कुछ उसमें आ जाता है। उसके साथ साथ दूसरी गलती जो हमने ट्राइबल एरिया में की 9/11 के बाद, जो वहाँ के मलक्स और लुंगी बरदार्स थे उनको बेख्तियार कर दिया और वहाँ पे ये टेररिस्ट ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ते गए और वो टेररिस्टों की आबाजगाह बनता चला गया। यही बलूचिस्तान में हमने गलती की, सरदारों को हमने मार्जिनलाइज कर दिया, साइड लाइन कर दिया। मुशर्रफ साहब के दौर में जो बी एरियाज थे 90% को ए एरिया जब किया गया, लेवीज बुनियादी तौर पर सरदारों के अंडर काम करते थे, उनके बंदे होते थे, वो पैसे लेते थे, लोकली रिक्रूटेड होते थे, बंदों को जानते थे, सारे लोगों को समझते थे, तो उनके साथ वो करके करते थे। वो बगैर सोचे समझे किया गया, अच्छा स्टेप था, वो होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए, उसको ए एरिया होना चाहिए और पुलिस और सारी पुलिसिंग वगैरह प्रॉपर जैसे पूरे पाकिस्तान में हो रही है वहाँ पे भी होनी चाहिए। हमने 2003 में पहले उसको ए एरिया किया, 2010 में हमने वापस कर दिया, अभी 2019 में फिर हमने उसको 3 डिस्ट्रिक्ट को फिर एरिया किया। बगैर सोचे समझे हम किए जा रहे हैं और पुलिस की अगरचे ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वहाँ लोकल नहीं है, वो वहाँ उस इलाके को समझने वाले नहीं है, उन लोगों को समझने वाले नहीं है, उन लोगों के मिजाज को समझने वाले नहीं है। टाइम एंड अगेन हम जो जंगों में फंसे रहे, हमने ये कोशिश ही नहीं की, हमने ये देखा ही नहीं कि ये किस तरह से चीज़ें जा रही हैं। ये खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी से बात चलती चलती बलूचिस्तान की आज़ादी तक कैसे पहुंच गई, ये तहरीकें कैसे बन गई, ये लोग कैसे आ गए। और उसमें जो सबसे डेंजरस एलिमेंट अब आ गया है, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल पावर्स भी अब आ गई हैं। यकीनन जब आप सेक्टेरियन और एथनिक वायलेंस देखते हैं तो यकीनन उसके पीछे कोई बड़ा फिर पर्पस होता है, उसके पीछे कोई बड़ा प्लान होता है, उसके पीछे फंडिंग्स होती हैं, उसके पीछे लोगों की रिक्रूटमेंट होती है। इस्लामिक खुरासान की हमने बात की थी, ISK की, वो रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को यहाँ पे BLA के, जी, तो वो फिर वो इंटरनेशनल उनका एजेंडा आ जाता है, वो फिर आपको करते हैं। इसमें ऑपरेशन ज़रूर करें, लेकिन बुनियादी हल वही है जो आपने शुरू में सवाल किया, सियासी तौर पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है सब प्रॉपर होनी चाहिए। और ये बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो ना पंजाबी हैं, ना बलूची हैं, ना हज़ारा के या ना किसी और के, पाकिस्तानी हैं। वो
हमारे पाकिस्तान का बलोचिस्तान हिस्सा है, वो पाकिस्तानी है, उनकी दुख तकलीफ जिस तरह से है, जिस तरह पंजाब वाले की है, सिंध वाले की है, केपी वाले की है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की है, इसी तरह उनकी दुख और तकलीफ है। उनको उसी तरह से देखना चाहिए और उसी तरह से उनकी डेवलपमेंट का मसला हो, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मसला हो, उनके सियासी लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको आगे लेके आएँ। सिर्फ आप ये कि हुकूमत बनाने के लिए आप वहाँ पे अगर कोई हैकी पैकी करते हैं तो उसका नुकसान फिर होता है। और ख़ास तौर पे जितनी सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, मेरा ख्याल है जितनी जल्दी पॉलिटिकल हल की तरफ हम जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, हम जल्दी मसले के हल की तरफ निकल आएंगे, वरना शायद अब बहुत दूर ना निकल जाएं। ठीक बात है। साकिब, ये जो भी फैसले हुए हैं एपेक्स कमेटी में भी, आपको क्या लगता है, क्या ये वही अप्रोच नहीं है जिस अप्रोच से ये मसला हल करने की दहाइयों से कोशिशें की जाती रही हैं, या फिर आपको लगता है कि अब कुछ डिफरेंट अप्रोच है, जबकि पॉलिटिकल कंसेंसस की और पॉलिटिकल सोल्यूशन की भी बातें असेंबली में उठ रही हैं? नहीं, असम्बली में तो उठ रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे यकीनी तौर पर ये एक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, जिस तरह लोगों को मारा गया है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसी की बात हो रही है जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे, लेकिन हुकूमती साइड पे अभी उस तरह जो है वो उसकी बात नहीं हुई। वो अभी जो वाक़यात हुए हैं उन्हीं को देख रहे हैं। अगर आप जो इससे कबल भी होते रहे मामलात के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेटलमेंट, ये अभी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी 2013 में, अब्दुल मालिक बलोच जो वज़ीर आला बने जब बलोचिस्तान के, तो उस वक्त 2014-15 में ये बड़ी कोशिश हुई, क्योंकि अब्दुल मालिक बलोच भी माजी में एक्टिव रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर पॉलिटिकल साइड पे भी सारा, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की इस हवाले से। लेकिन वो कोशिश आज से 10-9 साल पहले एक कोशिश हुई थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी, कामयाब नहीं हो सकी। फिर पीटीआई के दौर में कोई सच कोई चीज़ नहीं हुई। अब जो अब्दुल मालिक बलोच हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वो इन्वॉल्व रहे थे कि जितने भी मिलिटेंट्स के भी ग्रुप्स हैं, इवन उनको भी इंगेज करना, या वहाँ पे किस तरह बलोचिस्तान में अमन कायम हो सकता है, या जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उन्होंने 2-3 बातें की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा कि वहाँ उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उन्हीं के ही होने चाहिए, मतलब यहाँ पे जिस तरह इलेक्शन का मिसाइल यहाँ पे हैं, इससे डबल जो है वो वहाँ पे है। इलेक्शन में मुबैना धांधली के जो इल्ज़ामात हैं कि जो नुमाइंदे बलोचिस्तान की अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद आने चाहिए, वो होने चाहिए, वो बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें मैंडेट भी दिया गया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, और 60-70% उनके बकौल, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है फरवरी में 2024 में, कि उन्होंने कहा 60-70% चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव साइड पे जा रही थी। लेकिन अचानक जो है वो जो उस वक्त की रजीम थी, उनमें से कुछ जो सेक्शन था वो राज़ी नहीं था, और उसके बाद चीज़ें जो है वो तब्दील होना शुरू हुई, और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो बाप पार्टी भी बन गई, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पेश थे, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई वहाँ पे, और बाप पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, और उसके बाद चल आज तक इसी तरह का सिनेरियो है, पता ही नहीं चलता वहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट है किसकी। मतलब मौजूदा जो वज़ीर आला है ये निगरान वज़ीर दाखिला थे, और अचानक पता चला कि इन्होंने जो है वो वजारत ख़त्म की और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, और अचानक पता चला वो मेंबर भी बन गए और वज़ीर आला भी बन गए पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूत उनकी एफिलिएशन होगी पीपल्स पार्टी के साथ। तो इसलिए जो वहाँ की मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चल सकते हैं। मिसिंग पर्सनस का मसला बहुत अहम है, इसको बेशक जिस एंगल से मर्जी देखा जाए, लेकिन एक अहम मामला है, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। उसको अगर तो उसमें से कुछ लोग मिलिटेंट्स हैं, इस किस्म की दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे भी मुलव्विस हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर नहीं है तो ये एक बैड इमेज जो है वो वहाँ पे जाता है। वहाँ के जो वसाइल हैं, उन वसाइल के हवाले से तासुर ये है कि में बलोचिस्तान को हक नहीं दिया जाता, एहसास महरूमी है, मादनी वसाइल में हिस्सा उनको मिलना, बेरोज़गारी है। फिर बलोचिस्तान को उस तरह पोर्ट्रे नहीं किया जाता जो है वो नेशनल लेवल पे जिस तरह किया जाना चाहिए। वहाँ पे जो है वो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है।
तो ये इतने इश्यूज हैं जो दिन ब दिन मेरा ख्याल में चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही। और इसी वजह से अब देखें कि अभी जो वाक़यात हुए ये पिछले 4-5 माह में मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ियों को रोका जाता है, ID कार्ड चेक किए जाते हैं और मार दिया जाता है। ये खौफनाक है। इसको कम से कम गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन या कोई कार्रवाई करनी चाहिए और साथ साथ पॉलिटिकली भी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को लेकर चलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजरीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर आमने सामने नजर आ रही हैं और बोन ऑफ कंटेंशन है वही बिजली के बिल, बिजली की कीमतें। बिलावल भुट्टो एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन ये देते हैं कि जब PDM लॉन्ग मार्च कर रही थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ, तब इमरान खान ने ऐसा फैसला पेट्रोल सस्ता करके किया था जब उनकी कांपें टांगना शुरू हो गई थी, कोटिंग बिलावल भुट्टो। और इस फैसले का खमियाजा आवाम आज तक महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अब ना तो लॉन्ग मार्च है, ना ही अदम एतमाद है, तो फिर जो फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से 14 रुपये रिलीफ देने का बिजली के बिलों में पंजाब की आवाम को, ये फैसला समझ से बालातर है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में इस 2 माह के रिलीफ की वजह से आवाम को 12 माह तकलीफ भुगतनी पड़ेगी और ऐसे फैसले सोच समझ कर प्लानिंग के तहत किए जाते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं। राव खालिद साहब, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो अभी भी ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, ये एक सियासी फैसला है और इस फैसले का लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा आवाम को। एक तो इस बात पे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये कि आज फजलुर रहमान साहब मुलाकात कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी से, तो वहाँ क्या हो रहा है? वो वज़ीर आज़म उनसे मिलने गए हैं और उन्होंने फूल पेश किए हैं उनको जाके, तो वो मुझे कभी बंदूक पेश होती है, कभी फूल पेश होते हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्या चल रहा है? हाँ जी, वो फूल पे तो एक बड़ा मज़ेदार शेर है, पता नहीं किस शायर का है या किसी ने खुद ही बना दिया है कि ए फूल ये फूल मेरे फूल को देना, कहना कि ये फूल तेरे फूल ने दिया है। तो मुझे वो जब फूल उन्होंने पेश किए तो मुझे ये बड़ा सूट नहीं कर रहा है इन दोनों ये रिकॉर्ड, तो वो दोस्ती उनकी ऐसी है, तो अल्लाह करे ये रोमांस सिरे चढ़ जाए किसी तरीके। तो वो है बिलावल साहब, मैं फजलुर रहमान साहब पे भी आता हूँ। बिलावल साहब की जहाँ तक बात है तो वो फजलुर रहमान साहब से जरदारी साहब का मिलना, शहबाज शरीफ साहब का मिलना, नून लीग को अचानक रीकाउंटिंग में सीटें मिलना, ये इंटरकनेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें। ये लग ये रहा है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की बात कर रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं होगा, अभी पता नहीं है, क्या पता हम करें ना करें, तो वो सारी बातें जो है ना वो अपनी जगह पे उनकी तस्दीक, तरदीद या जो भी वो उस सीगा राज में रखना चाह रहे हैं चीज़ें। लेकिन ये जो चीज़ें ये लग रही हैं बज़ाहिर कि ये उसी तरफ जाने की कोशिश की जा रही है और जरदारी साहब और नून के दरमियान ये दौड़ लगी हुई है कि कौन पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी इकट्ठी करके देता है। अच्छा, ये दौड़ क्यों लगी हुई है उससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इसका मतलब है कि बड़ी सौदेबाजी हो रही है कि जो ये काम कर पाएगा ये करना है काम, और जो ये कर पाएगा उसका रिवार्ड क्या होगा। मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि शायद बिलावल वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल होना चाह रहे हैं, तो उनको कोई पंजाब में को जो वो चाह रहे हैं वो उस तरह से उनको मिल जाए या वो चीज़ें मिल जाए। तो ये बार बार जो मौलाना साहब के दरवाजे पे जाके जो सजदा रेजी हो रही है, तो उसमें कोई बात तो है, क्योंकि मौलाना इस बात, ये हम इससे अखज़ कर सकते हैं। नहीं, सियासी स्टेबिलिटी देखे उनका ये ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। अच्छा। क्योंकि हम देखते PDM 1 हो PDM 2 हो, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया जो भी किया, और उसमें उन्होंने सियासी साख अपनी बर्बाद कर ली और मज़ीद किए जा रहे हैं। इसलिए उनका ये कहना कि वो कोई सियासी तौर पे अपना कुछ हासिल करना चाहते हैं या वसूल करना चाहते हैं, कोई अवाम के नुक्ता नज़र से कुछ करना चाहते हैं, तो फिर हमें पता चलता कि वो अवाम की बात कर रहे हैं बैठ के, वो रिलीफ की बात कर रहे हैं। वो 14 रुपये का अगर पंजाब ने दिया तो उनके साथ बैठ के बात करें कि मिल के कुछ करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी है तो IPPs का हल निकालते हैं, महंगाई कम करते हैं, ताकि कुछ सियासी साख भी बचे, उनके अवाम में पजीराई भी हो, कोई बेहतरी की सूरत भी निकले। इस तरफ तो वो आ ही नहीं रहे। वो बात बैठ के अपने अंदरूनी
अंदरूनी खलफशार जो है या अंदरूनी जो मसाइल हैं अपनी सियासी जमात के फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, उहदों के लिए ये बात की जाती है अंदर बैठ के जो होती है। हाँ। तो उससे उनको सियासी इस्तेहकाम हो ना हो, उनको इससे कोई गरज नहीं है। उनको ये है कि हमारा दिहाड़ी ठीक लग रही है, चलता रहे मामला इसी तरह से। और मजबूरी ये है कि ये सेटअप चलाना मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि जेल में एक बंदा बैठा है, कहीं वो बाहर ना आ जाए, वो एक खौफ बाहर हर वक्त तारी है इनके ऊपर। तो ये असल मसाइल इनके ये है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके साथ साथ अब देखें उसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उनके फजलुर रहमान साहब से बड़े ज़ाती ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि वो अगर फील्ड में आए इस किस्म के किसी मिशन के लिए जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कोई और मसाइल हैं इस तरह के, तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। वो क्यों खामोश बैठे हैं? वो बिल्कुल साइड पे होकर बैठे हुए हैं। वो एक आध उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 14 रुपए वाली, उसके बाद फिर वो खामोश है। या कंडोलेंस का एक मैसेज उनका आ गया बलूचिस्तान पे, वो तो जाहिर है, वो तो ऑब्वियसली हाँ, तो वो तो लंदन जा रहे हैं। तो उससे मुझे याद आ रहा था, पहले वो गए थे इलाज कराने को, 4-4.5 साल बाद आए थे। तो अब जाएंगे तो वो ना हो कि अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, तो वो इस किस्म का कुछ सिलसिला ना हो जाए। तो उनकी खामोशी मुझे ये लगता है कि वो या खुद को नहीं, मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। अच्छा। इतना बड़ा लीडर, इतना एक्सपीरियंस लीडर, 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो रहा हो, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर उसको अपना सियासी किरदार बहुत भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए। बिल्कुल। अगर वजारत उज़्मा नहीं मिली, उनके भाई बैठे हैं, तो उस पर उनको नाराज़ होकर या रूठ के नहीं बैठ जाना चाहिए। बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उसमें बलूचिस्तान में उनके बहुत अच्छे मरासिम है सब लोगों से, डॉक्टर मालिक से लेकर, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जब डॉक्टर मालिक को वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो बहुत बददिल हो गए हैं, बहुत मायूस हो गए हैं सिर्फ अपनी ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर। तो ये तो को अच्छा शगुन नहीं है, हमारी सियासत के लिए भी अच्छा शगुन नहीं है कि इतना बड़ा लीडर बिल्कुल गोशा नशीनी इख्तियार कर ले और वजह भी ना पता चले आपको कि क्या वजह क्या है। हुकूमत में है भाई, आप चीफ मिनिस्टर, आपकी बेटी है मरीम साहिबा, ठीक है, तो आपके मसाइल क्या हैं? तो ये इश्यूज हैं। ये जहां तक इनकी लड़ाई है, ये नूरा कुश्ती, ये बुनियादी तौर पे अपनी अपनी सौदेबाजी का तरीका है करने का, वो किस तरह से होती है, किस तरह से तय पाती हैं चीज़ें, ये अब देखने की बात है। लेकिन नजमुल साकिब साहब, ये जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ गई इनको इस तरीके से प्राइसेस स्लैश करने की, 14 रुपए जो किया पंजाब हुकूमत ने, और इसका तो लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा असर पड़ेगा मईशत पे, और इसकी एग्जांपल वो दे रहे हैं PTI के दौर में जो पेट्रोल की प्राइसेस स्लैश की गई थी। तो आपको ये कंपैरिजन मुनासिब लग रहा है बिलावल भुट्टो का? बिलावल भुट्टो साहब का ये कंपैरिजन मुनासिब है जहाँ तक कि पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, और जहाँ तक उस आइडिया का ताल्लुक है कि बाबा जब हम माने थे कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उसके साथ हम ये भी माने थे कि कुछ अरसे बाद हमारा साहिबजादा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जिसका नाम है, उसकी भी बारी आएगी। ज़रा नोट कीजिएगा, होता ये कि अब से कुछ बरस बाद शायद हमें वो कागज़ का टुकड़ा मिले या कुछ लोग बताएं जी असल में जो ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई तो बादिल नखास्ता हुई, नंबर 1, नंबर 2 मसलहतन हुई। आप तसव्वुर में ला सकते हैं कि अगले इलेक्शन है जब कभी भी होंगे तो उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके इत्तेहाद करके ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये अभी दस्तो गिरेबान थे, अभी दस्तो गिरेबान फिर हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो अरसा है PDM वाला और ये वाला अरसा, ये तो मसलहतन है, बादल नखास्ता है। देखिए ये जो अभी बात हुई है ना कि जी पहले जरदारी साहब के पास गए थे, आपने कहा वो बंदूक तोहफा दिया, अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी बकलम खुद वहाँ यानी तशरीफ लेके गए हैं और फूल लेके गए हैं। जब बादल छाए हुए हो ना रामीन जी, और ये हो कि जी बड़ी तेज की बारिश होने वाली है, तो हर किसी को अपनी अपनी छतरी की फिक्र होती है। और दूसरी तरफ जब ये पता लगे कि शायद इन बादलों में से PTI का कुछ सूरज ही ना कहीं तलू हो जाए, तो सिचुएशन पूरी सामने आ जाती है। याद रहे कि जो मौसम की पेशगोई करने वाला इदारा है ना, महकमा मौसमियात, उसने खुल के बताया नहीं है कि बूंदाबांदी होगी, गरज बरस होगी, कि एकदम से सूरज निकलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं दौड़े लगी हुई, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, एक तो उसका फौरी तौर पे हमें समझ में आती है बात, फौरी तौर पर यह है कि वो जिस जुडिशियल पैकेज की हमने बात की थी, जो कि अदलिया को एक तरह से
हाथ दिखाने वाली बात है, और वो जो बिल पेश करना है और वो जिसमें जजों की मुद्दत मुलाजमत वगैरह, ये वो जो कि पेंड कर दिया गया, जो कि कहा गया जी कि अब नहीं आएगा, वो इसलिए कि नंबर गेम पूरी नहीं हुई। तो ये तो सीधा सीधा से नंबर गेम पूरी करने वाली बात है। मौलाना साहब को जिसने मना लिया वही मुकद्दर का सिकंदर होगा। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या देखिए, मौलाना साहब हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी रंजीदा भी हैं, संजीदा भी हैं और थोड़े दुखी भी हैं। जो उनके साथ आपने पीडीएम में किया, उनको आपने कहा जी हम आपको सदर बनाएंगे, वो भी नहीं बनाया और एक तरफ से पीछे कर दिया। वो इसीलिए यानी बड़ी एहतियात के साथ, दूध का जला होता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और उनको अपनी अहमियत का और सेनेट में और इधर उधर हिसाब किताब का, नंबर गेम का पूरा एहसास है। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब को या पीपल्स पार्टी को कुछ वजारतें चाहिए थी, हिस्सा बकदरे कुछ जुस्सा पंजाब में नहीं चाहिए था, हिस्सा बकदरे ख्वाहिश चाहिए था, वो नहीं हुआ। लिहाजा ये सारी जो है यानी चपकलिशियां आपके सामने आ रही हैं, आमने सामने हमें नजर आ रही हैं। ये कभी भी आमने सामने से हटी नहीं थी। मसलेहतन हटी, मसलेहतन साथ आई, और बादले नखास्ता साथ हैं और ज्यादा देर तक साथ चलती हुई नजर नहीं आती। वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुआशी फ्रंट से अच्छी खबरें आ रही हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी है। आउटलुक जो है पाकिस्तान को वो भी मुस्तहकम से बढ़ाकर मुस्बत कर दिया गया है, पॉजिटिव कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का एक सबब है। साथ साथ IMF से जो हालिया कर्ज प्रोग्राम है वो भी रेटिंग बेहतर करने का एक रीज़न बना है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की, वो ये बता रही है कि साल 2040 में शरह नमू 4% तक पहुँच जाएगी पाकिस्तान की। इसके अलावा वजारत ख़जाना ने भी एक खुशखबरी सुनाई है, वो ये कि सितंबर में महंगाई मजीद कम होकर 9 से 10% रहने की तवक्को है। तो नजमुल साकिब साहब, क्या हम मुआशी तौर पर सही समत में गामजन हैं? नहीं है। अच्छा, और मैं बताता हूं कि क्यों नहीं है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात, आपको पता है ना कि मैं खुशखबरियां ढूंढता रहता हूं। जी प्लीज। खुशी की बात यह है कि एक माह में 2 मुस्तनद एजेंसियों ने, जिसमें फिच और आपकी ये मूडीज शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि जी बीमारी नहीं गई लेकिन थोड़ा सा अफाका हुआ है। अच्छा, सिम्टम्स कम हुए। अच्छा, वो अगर मैं टेक्निकल ज़बान में बोलूँगा, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो बेचारे होते हैं कि यार ये किस किस्म की टेक्निकल यानी ज़बान शुरू हो गई है। तो मैं उसको आसान अल्फाज में ये बताना चाहूँगा कि एक कैटेगरी यूँ समझिए कि ये वो लेवल है जहाँ पे कि पाकिस्तान बिल्कुल खुशहाल मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो इस वक्त उसकी जो एक्सटर्नल सूरत हाल, फाइनेंशियल सूरत हाल, कैश उसका फलाना, वो इधर आया है। तो ये वाला गैप है, ये अभी मौजूद है। तो CAA 3 से CAA 2 हुई है। अब मैं इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, लेकिन जो इसका लुबे लुबाब है वो फटाफट आपके नाजरीन को बताता हूँ। एक दर्जा बेहतर हुआ है पाकिस्तान अपनी सूरत हाल में, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं, लिक्विडिटी आपकी बेहतर सूरत हाल हुई है, और बैरूनी पोजीशन जिसको कि एक्सटर्नल पोजीशन कहते हैं वो आपकी बेहतर हुई है। तो क्या IMF का $7 बिलियन का पैकेज मंजूर हो जाएगा इस बेसिस पे? जी नहीं। अच्छा, तो क्या ये जो आपकी नहीं होगा, वो अभी और बहुत कुछ करना है। तो क्या सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स खत्म हो गए हैं? जी नहीं। तो क्या डिफॉल्ट रिस्क खत्म हो गया है? जी नहीं, कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। गवर्नमेंट को क्या करना है, उसके लिए उनको वो रिफॉर्म्स जमीन लाने पड़ेंगे। देखिए, एक इस तरह की इंडिकेटर लेके इस पे हम नाचना ना शुरू कर दें कि देखे जी उन्होंने ये कह दिया। आप जरा अपनी बैंक के अंदर जाके जरा किटी में देखें तो सूरत हाल आपकी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कितना पड़ा हुआ आप पे। और ये जो स्टाफ लेवल की IMF की हुई थी और हमने बड़ी लुटियां डाली थी कि हो गया, उस वक्त भी हमने आपके इस प्रोग्राम में कहा था कि अभी ये स्टाफ लेवल है, अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे इसका अप्रूवल होना है, जो कि नहीं हुआ। उन $7 बिलियन का उसमें और भी चीजें अवामिल होते हैं, क्योंकि IMF ये कहती है कि अपने दोस्तों से पहले इतने पैसे लें, उसके बाद हम कमिट करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी सूरत
हाल अजीबोगरीब है। तो मैंने ये मुख्तसरन आपको बताया है। करने वाली बात वही है जो हम इतने अरसे से बार बार कह रहे हैं, आपने रिफॉर्म्स लाने हैं, आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो अच्छा करना है, 15 से भी ज़्यादा करना है, जो इस वक्त पता नहीं 10 के ऊपर है, अखराजात कम करने हैं, करप्शन कम करनी है, ये जो सियासी गैर यकीनी है, ये जो सूरत हाल टेररिज्म की वजह से पैदा हुई है, इन सब पे आपने काबू पाना है और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल करना है, और एक दिन के लिए नहीं, काफी अरसे के लिए। उसके बाद ये जो सारी क्रेडिट कंपनी, ये जो आपकी एजेंसीज है ना, हाँ। ये दौड़ती भी आपके पास आएंगी, और वो जो फूल प्राइम मिनिस्टर ने पेश किए ना मौलाना को, वो फूल प्राइम मिनिस्टर को पेश किए जाएंगे IMF की तरफ से। राव खालिद साहब, शहबाज शरीफ साहब तो बहुत खुश हैं इन इंडिकेटर्स पर, वो ये कह रहे हैं कि ये जो दर्जाबंदी बढ़ाई गई है ये हुकूमत की मजबूत जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उसकी एक तरह से एतराफ़ है उसका। आप अग्री करते हैं इस बात से कि क्या हमारी जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं वो वाकई इतनी मजबूत हैं, और क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगी? अगर हमारी मुआशी पॉलिसीज़ ठीक हो गई होती या हो रही होती प्रोग्रेसिवली, तो ये हर हफ्ते में ये खुशखबरी बदखबरी ना मिलती कि IMF इस हफ्ते भी हमें कंसीडर नहीं कर रहा, EFF अब अगले महीने चला जाएगा, पता नहीं अगले महीने भी होता है कि नहीं होता, फिर उसके डिले होने के जो नुकसान है वो अपनी जगह पे हैं। खुश होना चाहिए अगर आप कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है। उसमें CAA2 जो है 3 से होना, वो ये पॉजिटिव नहीं होता, CAA1 भी इवन नेगेटिव कैटेगरी में आता है, वो उसको पॉजिटिव नहीं कहा जाता। लेकिन अनसिक्योर्ड जो डेट था हमारा, जो पेमेंट के हवाले से इनसिक्योरिटी थी या हम समझते नहीं हो सकेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है कि वो अब बेहतर होगी, और डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा दूर चला गया हमसे। अच्छा। जो एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कहा जा रहा था। लेकिन बाकी शोबे में मजमूई जो मुआशी सूरत हाल है ओवरऑल, अगर हम बात करें, ब्लूमबर्ग का आपने हवाला दिया, ब्लूमबर्ग का बड़ा वो ख़तरनाक इसलिए है कि आपकी वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो GDP ग्रोथ है वो 2040 तक 4% तक मैक्सिमम जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ऑर्डिनरी किस्म की होगी, को बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और उसमें जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो सकती। आप जब 6 या 6.5 या 7 पे जाते हैं, फिर आपकी जॉब जनरेशन होती है। 4 से ऊपर आप जाते हैं ना, 1% तो 50 लाख जॉब्स की होती है, फिर 1% 1 करोड़ की हो जाती है। इस तरह से आपकी फिर जॉब जनरेशन होती है, और एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर जोर पकड़ती है अच्छी खासी। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि, और उसकी वो बुनियादी बात वही करे जो नजमुल साहब ने की, उन्हें क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उस तरह से कर नहीं पा रहे। IMF का प्रेशर ज़रूर है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए करने की, या कोशिश नज़र आनी चाहिए, वो नहीं नज़र आ रही। तो उसकी वजह से करप्शन का एक एलिमेंट है। फिर उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है वो जियोपॉलिटिक्स का है, जिसमें वो रिपोर्ट ब्लूमबर्ग में जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें ये कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स ये है कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट वो नहीं रहा, जिसकी वजह से दीगर मसाइल के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा इशू है। 2027 तक आपकी 0.5% इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है, अगर आपके इन्वायरमेंट ओवरऑल ठीक रही, तो वो मसाइल है। तीसरी रिपोर्ट है एप्सॉस की, पाकिस्तान का एक है जो ग्लोबल मार्केटिंग के बारे में असेसमेंट करता है अवामी राय की बुनियाद के ऊपर। उनका कहना है कि जो ऑप्टिमिज्म है ना वो बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ है लोगों के अंदर। अच्छा, 1 आउट ऑफ 10 ऑप्टिमिस्ट है। 11% तकरीबन आप कह लें, 10 या 11% लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। 90% ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं होगी। तो उसके हवाले से आप देख लें कि अवाम के अंदर जो एक होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, अवाम को यकीन होना चाहिए कि यार 6 महीने बाद, 4 महीने बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, को वो फिर लोग काम करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर उनके अंदर ही ये एतमाद नहीं है तो इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो किस तरह से आप पे फिर उस तरह से भरोसा करेंगे और एतमाद करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल माशी सूरत हाल है वो इस तरह की नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन हमें मायूस भी नहीं होना चाहिए। कोशिश सही डायरेक्शन में करने की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी है अपने ज़ाती फ़ायदे शायद इधर सियासी मसाइल वगैरह सुप्रीम कोर्ट को टाइट करने की बजाय या बाकी चीज़ों करने की बजाय
इन चीज़ों पे तवज्जो दे। खुदारा ये पाकिस्तान की सालमियत और बका का मामला है। अगर आपकी माशी सूरत ख़राब होती है तो आपसे फिर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। साकिब, आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं हमारे इकोनॉमी के बारे में, या जो इंडिकेटर्स है ग्राउंड पर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो आवाम से डायरेक्टली लिंक करते हैं, क्या वो इतने खुशाइंद हैं जितने खुश शहबाज शरीफ साहब हैं इन रिपोर्ट्स को देखकर? नहीं, रिपोर्ट को देखकर वो तो खुश चलें, उनका होना बनता है, लेकिन आवाम कितनी खुश है वो तो एक अलग जो वो सवाल है। फरवरी में ये जो मूडीज़ की जो रेटिंग एजेंसी की थी रिपोर्ट, उन्होंने उसको बरकरार रखा था इसको, और ख़ास तौर पर अभी जो जो मुस्तहकम से मुस्बत की तरफ जो हुआ है, ये दर्जा बंदी हुई है, इससे कम से कम जो डिफ़ॉल्ट करने का जो रिस्क है, जिस तरह बताया नजमुल साकिब साहब ने, कि वो जो है वो कम हो गया है। ये क्योंकि जो दर्जा बंदी है उस तनाजुर में एक पॉजिटिवली आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो नीचे तक असरात नज़र आना या आवाम का खुश होना, वो तो मेरे ख्याल में एक बहुत लंबा सफ़र है। उसको तो गवर्नमेंट को ये स्टेबल रख के चलना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आप देखें कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लगाए गए और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। वो IMF के साथ जो थे मुआहदा था, IMF के जो पैकेज है पाकिस्तान का, उसके साथ वो लेकर चल रहे हैं, तो उसके डेफिनेटली असरात ओवरऑल मईशत पे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर तब भी नज़र आएंगे जब मुल्क में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ जो सियासी इस्तेहकाम है वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।